ये वो मेरी बहन है, आज से ही नहीं है। मैं आज मुझे शर्म आती है उन लोगों पे जो आज सवाल उठाते हैं आदिल नजीर खान पे। उनको पता है सरजान बरकाती कहाँ बंद है, उनको पता है उनकी मिसेस कहाँ बंद है, वो कभी मिलने गए हैं वहां पे, वो किसी मजलूम कैदी को मिलने गए हैं वहां पे। आज उनको क्यों याद आया? मेरा फर्ज बनता था उनका साथ देना। मैं शुपियन गया, फॉर्म रिजेक्ट कराया गया। किसने करा? मैंने वहां हकीकत सामने रखी। उसके बाद गांधरबल में भीरवा में भरा। देखिए उसके बाद मेरा मैंडेट अनाउंस हुआ और ये बात समझने की जरूरत है। मैंने पहले का ये मैंडेट मुझे नहीं मिला, यहाँ के लोगों को मिला है। मैं यहाँ के लोगों के जज्बात के साथ नहीं खेल सकता हूँ। हाँ, मेरी वो बहन है, मैं उनके साथ खड़ा हूं, मरते दम तक उनके साथ खड़ा हूं। जहां पे भी मुझे मौका मिलेगा मैं उनकी बात करूंगा, उनकी रिहाई की मांग करूंगा हर जगह। हाँ, अगर आज भी उनको एक्सेप्टेबल होगा कि दैट आदिल नजीर खान शुड कम एंड कैंपेन फॉर देम, आई विल डेफिनेटली गो। मुझे कोई इसमें दो राय नहीं है। और बाकी मुझे एनसी वाले पूछेंगे, पीडीपी वाले पूछेंगे, शर्म की बात है, इनको शर्म नहीं आती है। 100 से ज्यादा पर्चे लगे हैं सरजान बरकाती को, उनकी बीवी 1.5 साल से जेल के अंदर बंद है। पर्चे लगाने वाले ये और मेरे भी सवाल खड़े करते हैं। जो मजलूम को मिलने जाता है, मजलूम का ख्याल रखता है, सरजान बरकाती कितने साल से बंद है? किसी को पता है? उनके घर पे क्या चल रहा है? किसी को पता है? कितने एफआईआर लगे हैं? किसी को पता है? सरजान बरकाती का नाम लेने वाला 5 साल में अगर कोई बंदा था कश्मीर में, वो मैं था। 2016 में सब लेते थे, सब पीछे पीछे होते थे, लेकिन जब उनको पकड़ा गया इतने एफआईआर लगाए गए, कोई नाम नहीं लेता था। मैंने हिम्मत की सबको। आज घर घर सरजान, तेरी जान मेरी जान सरजान चल रहा है। उसका कम से कम क्रेडिट तो दे दीजिए ना थोड़ा सा। कम से कम मैंने तो बोला ना लोगों को, उसको भी तो हक है। अगर 2016 में माहौल वैसा था, 10 में था, तो क्या गलती है कश्मीर के नौजवानों की? क्या गलती है मुझे बताइए? अगर गुजरात में 97 कत्ल करके बंदा बाहर आ सकता है, सरजान बरकाती क्यों नहीं आ सकता है? मैं आज गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूं उनको पैरोल पे छोड़ा जाए, उनको इंटरम बेल दी जाए ताकि वो अपनी कैंपेनिंग करे। और दूसरी, मैं अपने आप को इस वक्त, क्योंकि मैं इस वक्त इस पार्टी के साथ मैं पार्टी का मैंडेट लेके चल रहा हूं, मैं समझता हूं कि मेरी उनकी शान में ये गुस्ताखी होगी अगर मैं सरजान साहब के पैर की धूल के बराबर भी नहीं। जो उनकी कंट्रीब्यूशन है, जो उनकी इज्जत है, वो मेरे सर आंखों पे। बाकी मैं जो ये सवाल पूछते हैं उनको वाला मेरे सामने आए, मैं देखता हूँ। कुछ लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं हम जी ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। क्या कर लेंगे? कोई उनके घर गया इन 5 साल? हैदरपुरा में जब मसला हुआ कोई उनके घर गया? क्या बकवास करते हैं ये लोग? इनको समझनी चाहिए ये चीज कि बोलने से कुछ नहीं होता, कुछ करना होता है। जब मुझे पकड़ा जाता है पुलिस की तरफ से, आप क्यों सरजान बरकाती के साथ खड़ा होते हो? तब क्यों ये लोग बात नहीं करते? आपको पता है मैं सरजान बरकाती साहब की वजह से भी 10 जगह, लेकिन मुझे कबूल है 1000 बार, एक बार नहीं 1000 बार कबूल है। 10 बार मुझे बुलाया गया कि आपका क्या ताल्लुक? मैंने बोला मेरा दीनी भाई है, मेरा लीडर है यहाँ का। हाँ, 2016 में माहौल वैसा था, लेकिन एक माफी नाम की भी चीज होती है, एमनेस्टी भी एक चीज होती है। क्यों सारे मजलूम कश्मीरी कैदियों को माफी नहीं दी जा सकती है? ये तो बड़े बड़े वादे करते हैं, क्यों नहीं दी जा सकती है? मेरी उम्मीद यही है कि लोग इस चीज को समझेंगे, दिमाग में रखेंगे। इंशाल्लाह रहमान मैं उनके साथ मरते दम तक खड़ा हूं। इलेक्शन खाली 1 अक्टूबर तक है, उसके बाद इंशाल्लाह रहमान आप देखेंगे मैं शाना बशान। आज भी अगर मैं उनको एक्सेप्टेबल होऊंगा तो आई विल डेफिनेटली गो, आई विल टेक परमिशन फ्रॉम माय पार्टी एंड देन आई विल कैंपेन फॉर दो वी हैव बोथ द प्लेसेस, हमारे कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। और दूसरी चीजें समझने की बात है, आप बात को ऐसे ट्विस्ट करते हैं और कातिलों को फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वो वही इंसान है आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस सवाल ये पूछ रहा है ना, जो आपने अभी सवाल पूछा, वही उमर साहब परसों कह रहे थे कि सरजान बरकाती बीजेपी का एजेंट है। अफसोस है इस कौम पे, अफसोस है इस कौम पे। उमर साहब जिसको दीन की ना पता ना दुनिया की पता, अगर 6 कलमे याद होंगे मैं उसके पैरों के नीचे गिर जाऊंगा। अगर 6 कलमे उसको याद होंगे मैं उसके, आज वो बोलता है कि ओ सरजान बरकाती का साथ नहीं दिया। भाई तूने तो परसों कहा ये एजेंट है, तेरे को शर्म आनी चाहिए। तू लेबल लगाता है, तुझे दीन की नहीं पता, दुनिया की नहीं पता, फिर लेबलिंग करता है, सबको लेबलिंग करता है। तूने तो कत्ल कराया यहाँ के बच्चों को, 2010 के कत्लों का हिसाब दे, 1987 का हिसाब दे, 40 साल 75 साल जो तुम लोगों ने हुकूमत की, उसका हिसाब दो ना। हिसाब जब दोगे तब हम जवाब देंगे। अगर हिसाब दोगे हम बैठेंगे। अगर आप हिसाब दे पाए, मेरे सवालों का जवाब दे पाए, मैं अपना नॉमिनेशन भी विड्रॉ करूंगा। मैं आपके पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हूं, आपका जूता उठाने के लिए तैयार हूं। लेकिन मुझे पता है आपने मेरे बच्चों को मारा है, मेरे जैसे नौजवान कब्र के अंदर है, मेरे जैसे नौजवान जेलों के अंदर है। ये क्या मुझे बोलेगा? आज क्या दावा करेंगे? 2016 में टॉफी दूध, What was that? आज क्यों उनको हमदर्दी है? सरजान बरकाती पे 100 से ज्यादा एफआईआर लगाने वाली मैडम आज मुझसे सवाल करेगी। इतने 1000 कश्मीरियों पे यूएपीए पीएसए लगाने वाला उमर साहब मुझ में सवाल खड़ा करेगा। मैंने क्या किया है मुझे पता? मैं हैदरपुरा में मसला हुआ, मैं गया, मैंने अपना सीना चोड़ के रखा, मारो गोली। और क्या मैंने बोला? जहां जो मसला हुआ मैं गया,
मेरा यह हक बनता था जंतर मंतर पे आवाज उठाने का, मैंने उठाई। पार्लियामेंट के बाहर आवाज उठाने का क्यों आया है ना, सबके सामने, कुछ छुपा तो नहीं है ना। जब मेरी हिस्ट्री देखनी होगी, फेसबुक चेक करो, आदिल नजीर खान लिखो, यूट्यूब चेक करो, गूगल में डालो, सब निकल जाएगा, सारी हकीकत सामने आ जाएगी। रही बात अवामी इत्तेहाद पार्टी ने भरोसा मुझ पे नहीं जताया है, बल्कि मुझे इस काबिल समझा है कि अगर गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के जज्बात का और उनके इमोशंस का कोई सही से रिप्रेजेंट कर सकता है, वो आदिल नज़ीर खान है। ये मैंडेट आदिल नज़ीर खान को नहीं मिला है अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से, ये लोगों को मिला है। बिकॉज अल्लाह गवाह है इस चीज़ का, जब इलेक्शन इंजीनियर साहब ने जीता उसके बाद में उनके घर नहीं, मेरा फर्ज बनता था इलेक्शन में उनका साथ देना, मैंने साथ दिया, मुझे एफआईआर भी लगा, मैं बंद भी हुआ, लेकिन उसके बाद अवाम उनके घर पहुंची, अवाम ने उनको ये सामने रखा कि हमें जी कैंडिडेट आदिल नज़ीर खान चाहिए। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इंजीनियर साहब का कि वो झुके नहीं, वो बिके नहीं, वो डरे नहीं, अवाम की उन्होंने सुनी और आदिल नज़ीर खान को गुलमर्ग का कैंडिडेट नामजद किया इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। और मैं वादा देता हूँ इंशाअल्लाह रहमान इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को भी और इंजीनियर साहब को भी इंशाअल्लाह रहमान, आपको भी फख्र होगा, यहाँ के लोगों को भी इंशाअल्लाह फख्र होगा, क्योंकि मैं ये मानता हूँ, आपने अभी कहा क्या मुकाबला देखते हैं, मुझे लगता है अगर लोग आंखों से पट्टी हटाएंगे, हकीकत को देखेंगे, हिस्ट्री को देखेंगे, 2008 को याद करके, 10 को, 16 को, 19 को याद करके, अपनी सारी हिस्ट्री को याद करके या अपने यहाँ के डेवलपमेंट को देखे, मुझे नहीं लगता है फिर कोई कंपटीशन में सामने है। दो इट्स अ डेमोक्रेसी, एवरीवन हैज अ राइट टू पार्टिसिपेट, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आई वेलकम देम ऑल, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो इसको वाकई एक पॉजिटिव मैसेज के साथ लड़ेंगे, पॉजिटिव एनर्जी के साथ लड़ेंगे, एक दूसरे को हार्म करने की कोशिश नहीं करेंगे। ये मेरा सिंपल उनसे दरखास्त है। देखिए, सबसे पहले ये चीज है कि उन जुल्मों का पहला मैनिफेस्टो का पॉइंट ये होगा, उन सारे जुल्मों का हिसाब लिया जाएगा जो 70-75 साल किए गए मेरे यहाँ के अवाम के साथ। अगर 372 कुनाल जमीन थी हॉस्टल की, आज 20 कुनाल क्यों है, उसका हिसाब लिया जाएगा। अगर गुलमर्ग में प्राइमरी हेल्थ सेंटर है था, आज वो होटल क्यों है, उसका हिसाब लिया जाएगा। अगर यहाँ पे ये ग्राउंड है हमारे बच्चों के लिए, आते हैं रोज इनॉग्रेशन करते हैं, लेकिन बीच में आप देखिए वहां पे एक छोटा सा स्टोर है, पिछले 15-20 साल से इसको नहीं हटा पाई, ये क्या डेवलपमेंट की बात करेंगे, मुझे ये बताइए। मिनी सेक्रेटरीट गांधरबल, कुलगाम, शुपियन, जहां देखिए जहां भी संग बुनियाद उसी टाइम पे डाली गई, वो सारे फंक्शनल है, हमारा डिफंक्ट क्यों है, ये तो मैं इसका हिसाब लूंगा पहले। उसके बाद रही बात लोगों के जज्बात की, उनके डेवलपमेंट की, मैं उनको वादा देता हूं इंशाअल्लाह रहमान 1 साल के अंदर, 5 साल के नहीं 1 साल के अंदर एक इतना बड़ा जलसा आप खुद इनाकात करोगे, अपनी कामों को, हमारे कामों को गिनाने के लिए इंशाअल्लाह रहमान खुद आप ये करोगे।